खबर एसएनएस टीवी का खास शो चर्चाएं सियासत कार्यक्रम में मडियाहू विधायक डॉक्टर आर.के. पटेल से हुई बातचीत के दौरान डॉक्टर आर.के. पटेल द्वारा खुले बहुत सारे अनसुने राज और उन पर लगे गंभीर आरोप। एसएनएस न्यूज चैनल द्वारा किए गए सवालों का मडियाहू विधायक डॉक्टर आर.के. पटेल ने दिया बेबाकी से जवाब। नमस्कार, मैं आपका होस्ट, मैं आपका दोस्त विशाल पटेल। खबर एसएनएस टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं बता दूं कि हमारे खबर एसएनएस टीवी की एक खास एपिसोड चर्चाएं सियासत की, जिसमें आज जौनपुर के मडियाहू विधानसभा से विधायक वर्तमान में डॉक्टर आर.के. पटेल जी हमारे स्टूडियो में आए हैं। इनसे आज कुछ तीखे सवाल होंगे और वर्तमान में अगर ये विधायक होते हैं उसको लेकर सामाजिक कार्यों के विषय में चर्चा होगी। नमस्कार, चीफ एडिटर आशीष सिंह के साथ खबर एसएनएस टीवी में आपका स्वागत है। कहते हैं कि राजनीति में वादे लुभाने के लिए होते हैं और चुनाव जीतने के बाद वादे जो है फाइलों में बंद हो जाती है। लेकिन आपके क्षेत्र में क्या हुआ? क्या यहाँ की जनता को उनका हक मिला या सिर्फ आश्वासन? आज इस मुद्दे पे हम बातचीत करेंगे और उन पूरे जो 5 साल के कार्यकाल में जो आज तक के कार्य हुए हैं उनके लेखा जोखा को आज हम जानेंगे मडियाहू के विधायक डॉक्टर आर.के. पटेल जी के साथ में। और सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खबर एसएनएस टीवी न्यूज चैनल पर। आप एक सफल डॉक्टर हैं, उसके बाद भी आपको राजनीति में आने का विचार कब आया और क्यों आया? मैं एक साधारण परिवार से आता हूं। मेरे पिताजी एक गरीब किसान थे और मैं उन्हें संघर्ष करते हुए देखा था और गांव वालों के देखा था कि कोई भी समस्या होती हो किसी नेता के पास जाते हैं और नेता उन समस्याओं को अच्छे से समाधान कर देता है, जबकि अन्य लोग नहीं कर पाते हैं। जब मैं सक्षम हुआ डॉक्टर बन के, तब पर भी मैंने देखा कि एक नेता ही है जो अच्छा काम भी कर सकता है और बुरा काम कर सकता है। क्योंकि मेरा हमेशा से सामाजिक जीवन रहा है और मैं संघर्षों में रह करके आगे बढ़ा हूँ, तो मेरे अंदर तीव्र इच्छा पैदा हुई कि मुझे भी एक नेता बन करके, जनप्रतिनिधि बन करके अपने क्षेत्र के गरीबों के लिए कुछ करना चाहिए, उनके काम आना चाहिए, उनकी शिक्षा पे, उनके स्वास्थ्य पे, उनके रोजगार पे हमें ध्यान देना चाहिए। क्योंकि हमारे आसपास के क्षेत्रों में वंचित वर्ग के लोग बहुत लोग रहते हैं, उनका बड़ा शोषण होता है। इससे मुझे मानसिक बहुत पीड़ा होती थी। इसी पीड़ा ने मुझे राजनीति की तरफ आने के लिए प्रेरित किया। बहुत अच्छी बात सर। मैं अब ले चलूंगा एक दूसरे रास्ते पे, जो क्षेत्र के विकास और समस्याओं से जुड़े सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूं सर। पहला सवाल मेरा ये है सर, आपने या आपके पार्टी ने जो चुनाव में आपने जो वादे किए थे उनमें से कितने पूरे हो पाए और कितने वादे नहीं पूरे हो पाए हैं सर? देखिए, अगर मैं ईमानदारी से आपसे कहूं जी, तो मैं एक चिकित्सक से सीधे हमें टिकट मिला। हमारी सुप्रीमो बहन अनुप्रिया पटेल ने और हमारे कैबिनेट मंत्री आशीष सिंह ने मुझ पर भरोसा किया, मुझे टिकट दिया। मैं राजनीति में उतरा और जो हमारे पार्टी के विचार थे, जो सोनेलाल जी ने, एसकाई सोनेलाल पटेल जी ने हम लोगों को जो विचार दिए थे, जो उनके सपने थे, उन्हीं सपनों को हमने जनता के बीच में कहा। और अगर कहा जाए तो 100% तो नहीं, लेकिन 90% जो भी बातें हमने कही हम उस पर खरे उतरे हैं। सर, आपके विधानसभा क्षेत्र की बड़ी समस्या क्या रही और उसके अस्थायी समाधान के लिए आपने क्या? देखिए, हमारी विधानसभा क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या, जो हमारी विधानसभा क्षेत्र की लाइफ लाइन थी, वो भदोही से जौनपुर मार्ग था। वो कभी भी नहीं बना था, चाहे किसकी भी सरकार रही हो, हमेशा क्षतिग्रस्त रहता था। और यहाँ तक मुझे कहने को मिल रहा था कि हमारे रामपुर और मडियाहू में लोग शादी करने से कतराने लगे थे। भदोही वाले जौनपुर जाना होता था तो बनारस होके जाते थे। मुझे भी जब चुनाव लड़ने के लिए भदोही से मडियाहू आना होता तो मुझे 2 घंटे लगते थे। तो जनता ने मुझसे यही कहा, आप कुछ भी मत करिए, विधायक बनने के बाद ये सड़क बनवा दीजिए। और जनता के वादों पर मैं खरा उतरा और वो सड़क पूरी तरफ से बन के तैयार है, 4 लेन की सड़क, और मडियाहू का बाईपास भी बन गया है। और जो दूसरा एक फ्लाईओवर या आरओबी, वो भी स्वीकृत होने के कगार पे है। तो आज के समय में हम 35 से 40 मिनट में भदोही से जौनपुर पहुंच जाते हैं, मडियाहू 20 मिनट में पहुंच जाते हैं। यही सबसे बड़ी समस्या थी। और सड़क का बन जाना मेरे राजनीतिक जीवन की या मेरे
पूरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सर, मेरा एक बड़ा क्वेश्चन है कि आज के युवा अपने विधानसभा कह लीजिए या लोकसभा के नेता से ही एक पढ़े लिखे युवा रोजगार के लिए अपेक्षा रखते हैं। तो सर, आपका क्या कहना है कि युवाओं के लिए आप रोजगार की सुविधा के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? देखिए, हमारे देश में कृषि क्षेत्र सबसे बड़ा रोजगार है। जी 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 हमारा प्रयास है और जो हमने किया है जी अपने कृषि के विकास के लिए। जी हमारे यहाँ केले की खेती होती है जी जी और उसके लिए पानी की बहुत जरूरत होती है। जी तो हमारे विधानसभा से एक बरसाती नदी बहती है जिसका नाम बसुई नदी है। तो हम उस पे 17 चेक डैम बनवा चुके हैं। जी आज की डेट में पूरे जौनपुर की 2 नदियों को छोड़ दीजिए, गोमती और सई नदी को छोड़ दीजिए, तो सिर्फ बसुई नदी में पानी है। जी जी और उस चेक डैम का कमाल है, इससे हमारे बसुई नदी के जो हमारी करीब 35 किलोमीटर हमारे विधानसभा में बहती है, उसके 5 किलोमीटर के दोनों तरफ के दायरे के जो किसान हैं उन्हें बहुत लाभ मिला है। दूसरी मेरी सबसे बड़ी जो युवाओं के लिए योजना है, उनके अंदर स्किल डेवलप करना और हुनर डेवलप करना। इसके लिए हम सतत प्रयास कर रहे हैं और हमारे क्षेत्र में एक IITI बन के तैयार है सरकारी। उसमें टाटा कंसल्टेंसी की तरफ से उसका नवाचार के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए उससे इंटीग्रेशन का प्रयास भी चल रहा है और जल्दी चालू हो जाएगा। इसके अलावा अपने क्षेत्र में स्वरोजगार देने के लिए बहुत सारे लोगों को मैं प्रोत्साहित कर रहा हूँ। आप लोगों को रोजगार दें, अपने अंदर स्किल डेवलपमेंट करें और बच्चों की अच्छी शिक्षा कीजिए। अगर स्वयं रोजगार देने वाला बनना है तो आपको बच्चों को हमें अच्छी शिक्षा देनी होगी। उसके लिए अपने विधानसभा क्षेत्र में जौनपुर का पहला मुख्यमंत्री मॉडल स्कूल हम बनवा रहे हैं, जिसमें हमारे 2500 बच्चे पढ़ेंगे, स्किल डेवलप करेंगे और उनकी मुफ्त शिक्षा होगी। 25 करोड़ का कॉलेज है। बहुत अच्छी बात है। सर, एक सवाल के हर साल एक विधायक निधि एक बड़ा हिस्सा होता है और बिना इस्तेमाल किए वह कभी कभी वापस भी चला जाता है और आनंद फानंद की स्थिति में आखिरी समय में जो है उसका 100% इस्तेमाल कैसे किया जाता है? आपने अपने विधायक निधि का अपने विधानसभा क्षेत्र में कितना इस्तेमाल किया? देखिए, अन्य विधायक क्या करते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरी निधि आने से पहले निधि 2 किस्तों में आती है। अगर मेरी विधायक निधि 5 करोड़ की है तो मेरी 7 से 7.5 करोड़ की योजना पहले तैयार रहती है और वो योजना अगली जो अगले वर्ष की निधि आती है उसमें लागू हो जाती है। तो आज की डेट में मेरे पास करीब 10 करोड़ की विधायक निधि के लिए योजना है और मेरे पास सिर्फ 5 करोड़ का धन है। तो मेरे ऊपर ये सवाल जो है लागू नहीं होता है। ये बिल्कुल कुछ जो है निधि को कुछ कहीं अन्य क्षेत्रों में भी आपने अपने विधानसभा क्षेत्र में क्या उसको कहीं काम में लगाया है? देखिए, हमने हमारी जो विधानसभा की निधि है इससे हमने करीब 100 के ऊपर इंटरलॉकिंग कराई है जी। और कई सारे ऐसे विद्यालय हैं जो कि गवर्नमेंट एडेड विद्यालय हैं, मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं, उनके यहाँ बेसिक फैसिलिटी नहीं है, उन्हें फैसिलिटी डेवलप करने के लिए दिया हूँ। और इसमें मुझे आपको कहते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि अखिलेश सरकार के शासनकाल में एक योजना आई थी मुख्यमंत्री मॉडल स्कूल। 2016 में एक अधूरा स्कूल हमारे यहाँ पड़ा हुआ दिखा मुझे, मैं उसे संज्ञान में लिया। उसके बारे में जब डिटेल में गया पता चला कि आनंद फानंद में इसका उद्घाटन हो गया है, इसे हैंड ओवर कर दिया गया है और लेकिन इसमें कोई व्यवस्था नहीं है। तो सबसे पहले अपने निधि का हमने जो मैक्सिमम होता है 25 लाख उस विद्यालय को दिया और CDO से बात करके 40 लाख उनसे दिलवाए। आज वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय इंटर कॉलेज के रूप में मान्यता प्राप्त होकर चल रहा है। ये भी मेरे कार्यकाल की बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत अच्छी बात है। सर, विपक्ष के जो हमारे रिपोर्टरों ने पता किया, जब आपके बारे में हमें इंटरव्यू करना था तो एनालिसिस हमारे पत्रकारों ने किया, तो सर बहुत से ऐसे विधायक होते हैं जिनके ऊपर ये आरोप लगते रहते हैं। इसी टाइप का विपक्ष ने भी कहीं ना कहीं आरोपित आपको किया है कि ठेका जो टेंडर होते हैं, ठेके होते हैं, इसमें आपके लोग भी शामिल होते हैं, क्या ऐसा है? देखिए, इस बारे में मैं दावे के साथ कर सकता हूँ, किसी ठेके टेंडर में मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है और मेरे पास जो भी शिकायत आती है मैं स्वयं जाके जांच करता हूँ और पूरे मीडिया के साथ जांच करता हूँ, अधिकारियों को बुलाता हूँ, जनता को बुलाता हूँ और जनता को एक कहता हूँ कि आपको अगर कोई समस्या हो मुझे बताइए, पहले मैं खड़ा होऊंगा। और इसकी अगर जानकारी आपको लेनी हो, जो कि विपक्ष का काम है आरोप लगाना, और लोकतंत्र में एक अच्छी बात है, आरोप लगाना चाहिए, प्रशासनिक अधिकारियों से मेरे बारे में आप जानकारी ले सकते हैं।
कि मैं किस तरह का विधायक हूँ। जी, मैं सर अब तीसरा राउंड आप पे चलाने वाला हूँ रैपिड फायर, जिसका आंसर आपको 30 सेकंड के अंदर में देना है। तो सर शुरू करते हैं। पहला मेरा क्वेश्चन है सर, आपके नजरिए में आपके विधानसभा क्षेत्र की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? देखिए, मेरे विधानसभा में मेरी सबसे बड़ी ताकत है मेरी जनता, जिसके बीच में मैं हमेशा रहता हूँ, या तो डॉक्टर के रूप में रहता हूँ या तो विधायक के रूप में रहता हूँ। मेरी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मेरे बस में नहीं होती हैं, मैं उन्हें करा नहीं पाता हूँ। इसका मुझे बड़ा दुख होता है, बहुत कष्ट होता है। जी आशीष जी बिल्कुल विधायक जी, आपने अपने क्षेत्र में एक प्रशासनिक लचर व्यवस्था को लेकर आरोप लगातार लगते रहते हैं, आपकी इस पे क्या राय है? देखिए, प्रशासनिक व्यवस्था लचर नहीं है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो नहीं हो सकते हैं, लोग करवाना चाहते हैं, ये उम्मीद करते हैं विधायक के पास, सांसद के पास पहुंच जाएंगे तो काम हो जाएगा, जबकि वो काम असंभव होता है। कोई भी काम संविधान और कानून के दायरे में रह के होता है। जो काम संविधान और कानून के दायरे में नहीं होता है वो कोई नहीं करा सकता। सर तीसरा क्वेश्चन है, अगले चुनाव में आपकी जीत का मुख्य आधार क्या हो सकता है? अगले चुनाव में मेरी जीत का मुख्य आधार मेरे पार्टी की नीतियां होंगी, मेरे कराए गए कार्य होंगे, और वो जनता होगी जो भी मुझसे मिला होगा। मैं कभी किसी को निराश नहीं किया हूँ। काम होना ना होना अलग बात है, लेकिन मैंने सबके लिए प्रयास किया है, मन से प्रयास किया है, दिल से प्रयास किया है। और मैं जनता के सामने अधिकारियों को फोन करता हूँ, उनसे वार्तालाप करता हूँ और जनता को बताता हूँ आप जाके मिलिए, अगर नहीं काम होता तो पुनः मुझसे मिलिए। सर अगला सवाल, विपक्ष कहता है, विपक्ष लगातार आरोप लगाता है कि आपके कार्यकाल में विधानसभा में कोई कार्य नहीं हुई है, व्यवस्था पूरी तरह से फेल है। विपक्ष को आप क्या जवाब देना चाहते हैं? इसमें मैं आपसे थोड़ा ज्यादा समय लूंगा। जरूर। इसमें मैं ये कहना चाहूंगा, सबसे पहले बिजली की बात कर लें। बिजली के मामले में हमारे विधानसभा में कोई नया पावर हाउस पिछले 15 सालों में नहीं लगा है। मेरे कार्यकाल में हमने 2 पावर हाउस पास कराए हैं, जिसकी भूमि पूजन में अभी कुछ समय 2-4-5 दिन में करने जा रहा हूँ। इसके अलावा हमारे यहाँ जितने भी पावर हाउस हैं, चाहे मड़ियाओं के सोइथा में हो, चाहे आपका रामपुर में हो, चाहे सुरेरी में हो, चाहे आपका नेवढ़िया में हो, सब पे हमने 5 से 10 MB की क्षमता वृद्धि कराई है अपने कार्यकाल में। इसके अलावा 300 से अधिक हमने नए ट्रांसफार्मर लगवाए हैं और 600 से अधिक हमने ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि कराई है। कम से कम 200 से 300 गाँव में हमने जर्जर तार और खंभे बदलवाए हैं। तो जितना कार्य बिजली के क्षेत्र में हमारे कार्यकाल में हुआ है उतना कभी नहीं हुआ है। आपको ये भी बताना चाहता हूँ, हमारे यहाँ से 2 पावरफुल मंत्री रह चुके हैं। एक तो पारसनाथ यादव जी थे, एक बंसनारायण यादव जी थे, हाँ बंसनारायण पटेल जी थे। इन लोगों ने न कोई नया पावर हाउस बनवाया, न कोई बड़ी सड़क बनवाई। मेरे कार्यकाल में एक तो सबसे बड़ी 4 लेन की हमने भदोही से जौनपुर की सड़क बनवाई। उसके अलावा पारसनाथ यादव जी के घर को जाने वाली रामपुर से निगोर सड़क मैं चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण करा रहा हूँ, और रामपुर से कठवतिया जाने वाली सड़क का मैं चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण हो चुका है। संजय नगर से रसवलिया जाने वाली सड़क का चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण हो गया है, और पाली गुतवंत सड़क का मैं चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण करवा रहा हूँ। इसी तरह से 2 बची हुई सड़कें और हैं हमारे क्षेत्र में जो बड़ी हैं, उनका भी चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण पास हो गया है। इसके अतिरिक्त हम 2 पुल पास करा चुके हैं, और सबसे बड़ी बात 5 से 6 विधानसभाओं के लिए बिजली की समस्या को दूर करने के लिए एक 220, 132 और 33 kVA का पावर स्टेशन स्ट्रीम लाइन में है। अगर ये बन के तैयार हो जाता है 4-5 विधानसभाओं की समस्या का समाधान होगा। और इसके अलावा जौनपुर का सबसे बढ़िया बस अड्डा 14 करोड़ का मैं अपने विधानसभा में बनवा रहा हूँ, और पूर्वांचल का और प्रदेश का 5वां स्पोर्ट कॉलेज मैं अपने विधानसभा में बनवा रहा हूँ। इसके अलावा अपनी बसुई नदी को मैंने सदा नीरा कर दिया है, और छोटे मोटे काम सोलर लाइट, हाई मार्क्स लाइट, सड़कें, इंटरलॉकिंग, और नई 50 से 60 हमने सड़कें बनाई है। कम से कम 300 से 400 सड़कों का हमने सुदृढ़ीकरण और नवीनीकरण कराया है। जब मैं अपनी विधानसभा में चुनाव लड़ने आया था, मैं ईमानदारी से बताता हूँ, मुझे 5% सड़कें सही मिली थी। आज 95% सड़कें सही हैं। अगर किसी भी आम व्यक्ति से पूछ लिए जो राजनीतिक नहीं हो, उससे पूछ लिए विधायक ने कोई काम किया है कि नहीं किया, वो बता देगा। आप मेरे यहाँ सड़कों पे चल लीजिए, वो बता देगा। तो ये विपक्ष का जो आरोप है ये निराधार है और राजनीति से प्रेरित है। सर एक सवाल इसमें और जोड़ना चाहेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री की बहुत सारी योजना है कि हर विधानसभा क्षेत्रों में सेतु का निर्माण भी हो, तो सेतु के निर्माण में आपके यहाँ लगभग कितने, या उस पर कोई कार्य हुआ कि कार्य चल रहा है कि क्या है? छोटे मोटे 12 सेतु मैं अपने यहाँ बनवा चुका हूँ। एक बड़ा सेतु जो जनता की मांग थी
गोदाम घाट पे। वहाँ पे तो मैंने ऐसा देखा, मैं तो 4-5 15-20 लोगों को उम्मीद किया था कि लोग वहाँ उद्घाटन में आएंगे। मैं उन जनता की रैली देखा जो कि सड़कों से जन सैलाब के रूप में आ रहे थे। मुझे लगता है किसी रैली में जा रहे थे, किसी बड़े नेता के भाषण सुनने के लिए जा रही थी। इतनी उत्सुकता मैंने अपने पूरे जीवन काल में किसी पुल के उद्घाटन के लिए नहीं देखी थी। तो मुझे लगा कि कितनी बड़ी ज़रूरत थी। वहाँ पे पुल का हमने भूमि पूजन किया है, जिसका काम चालू है। इसके अलावा गोपालापुर से पट्टी GRI कसेरू को एक सड़क जाती है, वहीं पे मुख्यमंत्री मॉडल स्कूल प्रस्तावित है, वहाँ पे है। इस साल हमने एक पुल दिया है। तो ये 2 महत्वपूर्ण बड़े पुल और 10-12 हमने छोटे पुल। एक पुल हमारा और प्रस्तावित था, हमारे भदोही बनारस और इवन प्रयागराज से हमारे सई नदी पे एक ही पुल है जो आवागमन का काम करता है। अगल बगल कोई ऐसा बड़ा पुल नहीं है जो कि कभी ये पुल बाधित हो जाए तो जौनपुर जा सके। तो हमने कछगांव, एक नगर पंचायत है, उसके समानांतर नदी पे एक हमने सई नदी पे पुल प्रस्तावित किया है सलखापुर में। और हमें उम्मीद है, अगर हम इस साल नहीं, ईश्वर ने साथ दिया, जनता ने साथ दिया, अगले अपने कार्यकाल में उस पुल को मैं बनवाऊंगा तो जौनपुर जाने का एक अल्टरनेट मार्ग जो है, सुरक्षित मार्ग विपरीत परिस्थितियों में रहेगा। सर, मैं जिस तरीके से आपने अपनी चीजों को बताया, यह चीजें लगभग आपको क्या लगता है कि कितने वर्षों बाद मड़ियाहू विधानसभा में हुआ है? देखिए, ये सारे काम पिछले 40 वर्षों में नहीं हुए थे जो हमने काम किया है। आपको मैं रिपीट कर रहा हूँ, हमारे यहाँ वंश नारायण पटेल जी और पारसनाथ यादव जी को मुलायम सिंह के बाद नंबर 2 का नेता माना जाता था। उनकी राजनीति के बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा, बहुत बड़े पितामह है वो, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया। हम आपको एक और बात बताना चाहते हैं, भदोही में रंगनाथ मिश्रा ऊर्जा मंत्री हुआ करते थे। भदोही में जाएंगे 400 kVA का, 220 kVA का, 133 kVA का और 33 kVA का, इतने पावर हाउस है जितने पूरे जौनपुर में नहीं होंगे। और भदोही जौनपुर का 1/3 आकार का भी नहीं होगा। तो उनके पास एक राजनीतिक सोच थी, ऊर्जा मंत्री होते हुए हम अपने भदोही को कहाँ पहुँचा दें। और वहाँ एक विधानसभा में 15 से 20 सब स्टेशन है जो 33 kVA के हैं। और हमारे यहाँ आपको गारंटी के साथ कर सकते हैं, कोई ऐसी विधानसभा नहीं होगी जिसमें 10 के ऊपर सब स्टेशन हो। तो हमारे यहाँ इस मामले में हमारा जो राजनीतिक नेतृत्व था, चाहे किसी भी दल का रहा हो, पावरफुल होते हुए भी उनकी सोच पानी, बिजली, सड़क के बारे में छोटी थी। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं। रैपिड फायर का लास्ट क्वेश्चन है, टिकट कटने के डर से आजकल नेता सच बोलने से सब कतराते हैं, तो आपके लिए पहले पार्टी का अनुशासन या जनता की सेवा? देखिए, यहाँ पे पहला दूसरा नहीं कर सकते जी, इसमें सामंजस्य बैठाना होगा। हमारे लिए पार्टी का अनुशासन नहीं रहेगा तो पार्टी जब तक अनुशासित नहीं रहेगी हम कुछ नहीं कर सकते। पार्टी हमारे लिए दल है, हमारा बल है और हमारी विचारधारा है। तो पार्टी का अनुशासन तो मस्त है और जनता हमारी जान है। जनता की सेवा और पार्टी के अनुशासन को सामंजस्य बैठाते हुए मैं आगे बढ़ूंगा, यही मेरी सोच है और यही मेरा कर्तव्य है। लास्ट सर, 5वें पे मैं ले जाता हूं अपने सवालों के घेरे में, जनता से जुड़ा और जवाबदेही का सवाल आपसे पूछूंगा। सर, नेताओं पर अक्सर आरोप लगता है कि वे चुनाव के बाद सिर्फ अपनी गाड़ी का शीशा गिराकर हाथ हिलाते हैं, मिलते नहीं हैं। आप जनता की शिकायतों को सुनने और उन्हें दूर करने के लिए आपका क्या सिस्टम है? देखिए, इसकी मुझे जो प्रैक्टिस है जी, मेरे अस्पताल से मिली। मैं अस्पताल में फ्री में मरीजों को देखता हूं और उनके बीच में जाके देखता हूं, चैम्बर में नहीं देखता। तो मेरा जनता से मिलने का तरीका जो अस्पताल का था वो मेरे काम आया। मैं गाड़ी का शीशा खोल के चलता हूं, जहां मैं भीड़ देखता हूं, चाहे पक्ष के हो विपक्ष के हो, वहां पहुंच जाता हूं, उनसे मिलता हूं, बात करता हूं, उनकी समस्या पूछता हूं। कुछ ऐसे होते हैं आपका समाधान हो जाता है, कुछ का नहीं होता है। मैं सबसे रूबरू होने का प्रयास करता हूं और मेरा ये विजन होता है कि जो विकास के सबसे निचले पावदान पे है मैं उनके बीच में जाता हूं। हमारे कुछ त्यौहार हैं, जैसे दिवाली का त्यौहार है और मकर संक्रांति का त्यौहार है। दिवाली में उनके बीच जाकर के मैं बच्चों के साथ खुशियाँ दिवाली मनाता हूँ और मकर संक्रांति में हम अपने वनवासी बंधुओं के बीच में दोनों त्यौहार में जाते हैं, उनके साथ बैठ के
उन्हीं की खिचड़ी खाते हैं। बहुत बड़ी बात है सर। आशीष जी, आपका दूसरा। संपर्क जैसे किसी भी करना हो तो कांटेक्ट हो या फिर उसके बारे में बता दें। वो सर लास्ट में करेंगे। सर, विपक्ष का आरोप लगातार रहता है कि आप कुछ विशेष इलाकों या चुने हुए कुछ जो है विशेष समाज के लिए कार्य करते रहते हैं, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ऐसा विपक्ष का कहना है। देखिए, मैं हर गांव में कम से कम 5 से 7 बार जा चुका हूँ। कम से कम कोई ऐसा गांव नहीं होगा और कोई ऐसा समाज नहीं होगा, चाहे मुस्लिम समाज हो चाहे यादव समाज हो, जो कि विपक्ष का इस समय, भाई हम लोग मानते हैं कि लोग सपा के वोटर हैं। मैं 100 से ज़्यादा मुस्लिमों के यहाँ जाके बैठा हूँ और 150 से 200 से ज़्यादा यादव के यहाँ जाके बैठा हूँ। अभी कल ही मैं अपने मड़ियाहों के पास एक यादव प्रधान के यहाँ जाके बाटी चोखा खा के आया हूँ, जिसमें सब यादव थे। तो अन्य लोगों की बात तो छोड़िए, मैं उनके बीच में भी जाता हूँ जो लोग हमें राजनीतिक रूप से अपना नहीं मानते हैं। जरूर सर। हम लास्ट राउंड में चलेंगे, इसमें 3 क्वेश्चन होंगे सर। भविष्य का विजन, पहला क्वेश्चन है मेरा, अगर आने वाले चुनाव में जनता आपको फिर से मौका देती है तो आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या हो? देखिए, मेरे विधानसभा के लोग बाहर बहुत ज़्यादा हैं। हर गांव से 50 लोग ऐसे होंगे जो बाहर जाते हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे यहाँ रोजगार नहीं था। सौभाग्यशाली हूँ मैं कि मोदी जी काशी से प्रधानमंत्री हैं और एयरपोर्ट का विस्तार हो रहा है, रोड की कनेक्टिविटी बढ़ रही है और रामनगर में भारत का पहला वाटर टर्मिनल बन रहा है, जो नदियों के ऊपर बन रहा है। मल्टी लॉजिस्टिक टर्मिनल बन रहा है। उस लिहाज से देखें, कनेक्टिविटी के मामले में, ट्रांसपोर्ट के मामले में, बिजली के मामले में हम ऐसे स्थान पे स्थित हैं जहाँ पे बहुत जल्दी, बहुत फास्ट, बहुत अच्छे तरीके से हमारे विधानसभा का औद्योगिकरण हो सकता है। क्योंकि अगल बगल की जितनी विधानसभाएं, वहाँ जमीनें महंगी हैं, हमारे यहाँ बिल्कुल महंगी नहीं है। हमारे यहाँ बनारस से कनेक्ट करने के लिए बहुत सारे रोडें हैं। तो हमारी पहली प्राथमिकता होगी अगले कार्यकाल में कि मैं अपनी विधानसभा का इंडस्ट्रियलाइजेशन करवाऊं, यहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगवाऊं, यहाँ पे रोजगार के सेंटर खुलवाऊं और हमारा विधानसभा रोजगार देने वाला बने, बाहर से रोजगार लेने वाला न बने। मेरी यही प्राथमिकता है। बहुत अच्छी बात है सर। दूसरा क्वेश्चन है, आप अपने इस लगभग 5 साल होने वाले कार्यकाल को कितना नंबर देंगे 10 में से? देखिए, अगर मैं 10 में से 10 नंबर दूंगा तो अतिशयोक्ति होगी, लेकिन 10 में से 9 नंबर मैं जरूर दूंगा। 1 नंबर अगले कार्यकाल के लिए रखूंगा। जरूर जरूर सर। लास्ट क्वेश्चन, क्षेत्र की जनता के नाम आपका क्या संदेश होगा हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अच्छी योजना बनाता है। मैं क्षेत्र की जनता से अपील करूंगा, अगर मुझसे पढ़ा लिखा व्यक्ति, मुझसे सरल, मुझसे ज़्यादा मिलनसार, अगर आपको कोई चुनाव लड़ने आता है, भले वो निर्दलीय हो, उसे जिता के आगे भेजिए, वो आपका अच्छा काम करेगा। जी धन्यवाद सर। आपने देखा कि जौनपुर जिले के मड़ियाहू विधानसभा से हमारे साथ एसएनएस टीवी में बने रहे डॉक्टर आरके पटेल, जो वर्तमान में विधायक हैं। धन्यवाद सर हमारे स्टूडियो में आए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे विचारों को अपने माध्यम से जनता के बीच में पहुंचाया, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।